हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हमसफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। आज डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा मेंस परीक्षा का सेट नंबर 8। मैंने ऑलरेडी 1 से लेकर के सेट नंबर 7 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है। तो जो स्टूडेंट्स, जो दोस्त इस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद उन सातों सेट को आप देख लीजिएगा, तो वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना 8वां टेस्ट। उससे पहले मैं बता दूं कि जो अभी तक इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए हैं और वो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। उसमें कुल 10 सेट रहेंगे मॉक टेस्ट, जो कि मैं डिस्कस करा रहा हूँ। मैं ऑलरेडी 1 से लेकर 7 तक डिस्कस करा दिया है, और मैं आगे के दिनों में 8, 9, 10 भी डिस्कस करा दूंगा। और इसमें एक प्रीवियस ईयर का भी सेट है, यानी इसमें टोटल 11 सेट आपको मिलेंगे इस बुक में, और टोटल नंबर ऑफ पेजेज इसमें 130 हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने देव वाक्य से, चलो ग्रामीण प्रशासन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बिहार दरोगा मेंस टेस्ट 8, तो इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। और ऑलरेडी मैं बता देता हूँ कि जो नेगेटिव मार्किंग होती है वह होती है 0.20, यानी कि आपको एक क्वेश्चंस में 2 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और यदि आप गलती करते हैं तो उसमें 0.2 मार्क्स आपके कट जाते हैं, तो इसका नेगेटिव मार्किंग होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, शुरू में कुछ जो प्रश्न हैं, 20 प्रश्न इस सेट में जो दिए गए हैं वो मैथमेटिक्स हैं। तो मैथमेटिक्स को मैं लास्ट में सोल्व कर दूंगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट का ऐसा कमेंट आता है कि सर पहले आप जीएस का पोर्शन आप सोल्व कर दीजिए, उसके बाद मैथमेटिक्स का सोल्व कर दीजिएगा। तो चलिए पहले हम लोग जीएस का पोर्शन देखते हैं, इसके बाद लास्ट में आकर के हम लोग जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं उसको कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था। तो संविधान सभा से रिलेटेड जितने प्रश्न हैं, मैं भी 3-4 प्रश्न आपको कवर कराऊंगा। देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, पहली बैठक जो हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यदि आपको नहीं पता होगा तो आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि आने वाले कई सेट में भी एक प्रश्न हो सके तो रिपीट हो सकता है, या फिर हो सके तो आपके एग्जाम में ही यही प्रश्न आ जाए, तो आपको वहाँ पे छूटना नहीं चाहिए, उस प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो पहली बैठक हुई फ्रेंड्स, वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और टोटल संविधान सभा की बैठक कितनी हुई है, तो टोटल बैठक 11 हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका पूछा क्या है, अंतिम बैठक कब हुई है, तो अंतिम बैठक हुई है 24 जनवरी 1950 को। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी मैंने आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन करा दिए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई हैं, तो टोटल 11 बैठक हुई हैं। और सबसे लास्ट बैठक कब हुई है, तो सबसे लास्ट बैठक हुई है 24 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। किस अधिनियम द्वारा विधान परिषद में वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई है। तो किस अधिनियम द्वारा विधान परिषद में वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई है। तो विधान परिषद को वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने की जो शक्ति प्रदान की गई है फ्रेंड्स, वह की गई है 1892 के अधिनियम के द्वारा यह शक्ति प्रदान की गई है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और संचालन की अधिकार प्राप्त दी गई है। तो अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण और अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं के स्थापना एवं संचालन की जो शक्ति प्रदान की गई है, वो आर्टिकल 29 और 30 में दी गई है। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो 42वां अमेंडमेंट है, 42वां संविधान संशोधन है, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और इससे रिलेटेड प्रश्न कहीं ना कहीं आते ही आते हैं। तो लघु संविधान यानी 42वां संविधान संशोधन को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा एवं लोकसभा की स्थिति समान होती है। यानी बोला जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा कौन कौन से मामले में इक्वल होते हैं, क्योंकि कई कई ऐसे मामले देखे जाते हैं उसमें लोकसभा डोमिनेट कर जाता है राज्यसभा से, तो कई ऐसे भी मामले हैं जिसमें राज्यसभा डोमिनेट कर जाता है लोकसभा से। तो हमको यहाँ पर देखना है कि वह कौन कौन से मामले हैं जिसमें राज्यसभा और लोकसभा बराबर है, समान है। चलिए देखते हैं। तो सामान्य विधेयकों का पूरा स्थापना और उसको पारित करना, तो विधेयक को मतलब कि पारित करना और पुनर्स्थापना करना, तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इक्वल पावर है, तो ये तो सही आंसर है, सही है, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयकों को पुनर्स्थापना और उसको पारित करना, ये भी सही है। जो संवैधानिक संशोधन है उसको भी मतलब पारित कर सकता है, दोनों में से कोई, सबको इक्वल पावर है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन और महाभियोग में भी दोनों का इक्वल पावर है। हो सके तो जो महाभियोग का जो मुद्दा है वो लोकसभा में भी सबसे पहले लाया जा सकता है या फिर राज्यसभा में भी सबसे पहले लाया जा सकता है, तो दोनों को इक्वल पावर है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति, तो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति में भी दोनों का इक्वल पावर है। तो ये चारों ऑप्शन है जो आपका जो बता रहा है इसमें लोकसभा इक्वल टू राज्यसभा है, यानी दोनों की समान स्थिति है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा इसका फिर से अच्छे से। आप क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, आपको हमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, स्थानीय स्वशासन समवर्ती सूची का विषय है गलत। यह जो स्थानीय स्वशासन है फ्रेंड्स, वह है जो आपका स्टेट लिस्ट है, यानी राज्य सूची का विषय है, यह आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लोक स्वास्थ्य समवर्ती सूची का विषय है गलत। लोक स्वास्थ्य है जो भी स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची का विषय है, ये भी आप इसे सुधार लीजिएगा। 11वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, गलत। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, तो इसे भी आप सुधार लीजिएगा। और नेक्स्ट है शेयर बाजार संघ सूची का विषय, ये सही है। जो शेयर मार्केट है वह सेंट्रल लिस्ट में आता है, तो ये सही है। तो पूछ रहा है क्या कौन सा विकल्प सही है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है कि निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन जो असत्य है। यह भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है, जी बिल्कुल करता है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, जी बिल्कुल। निर्वाचन आयोग का एक जो फंक्शन है, जो कार्य है, इसमें एक आता है कि वह राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करेगा। और भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराता है, जी नहीं, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं कराता है वो, बल्कि लोकसभा के मेंबर का चुनाव कराता है। और लोकसभा के मेंबर ही हैं जो बहुमत दल के नेता को पीएम अपॉइंट करते हैं, और उस पीएम को नियुक्ति कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो ये काफ़ी कंसेप्चुअल प्रश्न है। ये काम आपका निर्वाचन आयोग का नहीं है, बल्कि निर्वाचन आयोग है जो लोकसभा के एमपी का इलेक्शन कराते हैं, और लोकसभा के एमपी हैं जो बहुमत दल के नेता को पीएम बनाया जाता है, और उस पीएम को अपॉइंट कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यह चुनाव के समय आचार संहिता का पालन करवाता है, ये भी सही है, यानी गलत कौन हो गया, सी, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। असत्य पूछ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का अभिरक्षक है। ठीक है, भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है, वह सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ही भारत के संविधान का अभिरक्षक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, भारतीय संसद में जो स्थगन प्रस्ताव लाने का जो मेन उद्देश्य है वह है सार्वजनिक महत्व के निश्चित अति आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है, तो भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव का लाने का मेन उद्देश्य यह है कि सार्वजनिक महत्व के निश्चित अति आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। देखिए, यह पंचायती राज के अंतर्गत आता है, पंचायती राज एक्ट 1992 के अंतर्गत। यह जो इसके लिए 73rd अमेंडमेंट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और पंचायती राज को लाया गया था, और इसी में आर्टिकल 243 जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243O तक है जो पंचायती राज के बारे में बताता है। तो इसी के अंतर्गत है जो राज्य वित्त आयोग की बात की गई है, जो कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। ये भी एक आप इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप लिख लीजिए
कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है, तो अनुच्छेद है आर्टिकल 243 का आई। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। और ये जो राज्य वित्त आयोग का जो गठन होता है, इसका मतलब कार्यकाल 5 साल का होता है। हर 5 साल के बाद राज्यपाल जो है राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे। और राज्य वित्त आयोग का मेन काम क्या है, यह है जो बजट एलोकेट करता है पंचायती राज में। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सदिश राशि है। सदिश राशि बोले तो वेक्टर, जो इंग्लिश माध्यम के हैं उनको यदि साइंस में दिक्कत होती हो तो मैं थोड़े बाइलिंगुअल होने का कोशिश करता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी कौन है, तो बल, आघूर्णन, इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो आपका स्पीड है, चाल है, ये तो स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है और वर्क भी स्केलर है। तो तीनों स्केलर हो गया। वेक्टर कौन है यानी सदिश राशि कौन है, तो ए हो गया, बल, आघूर्ण। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, फ्यूज का तार किस मिश्र धातु से बना होता है। तो जो फ्यूज का तार होता है वह बना होता है शीशा और टीन का। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर किसी को यह प्रश्न पता होता है कि फ्यूज वायर है जो शीशा एवं टीन के मिश्र धातु से बने होते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32, एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। तो 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें बनी होती है। जो भी जितना विद्युत चुंबकीय तरंगें यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वह फोटोन का बना होता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा सी, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मेड अप ऑफ फोटोन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कोई मीडियम है, ठीक है, मीडियम का टेम्परेचर बढ़ा दिए तो उसमें जो ध्वनि की चाल है यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड वह बढ़ जाता है। आप ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि की चाल है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माध्यम के तापमान का। तो यहाँ पे जब माध्यम का तापमान बढ़ा रहे हैं तो ध्वनि की चाल भी है जो बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, यदि दो समानांतर दर्पण 45 डिग्री की कोण पर झुके हुए हैं, ठीक है, सॉरी दो समतल दर्पण, दो प्लेन मिरर है जो 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, तो बताइए कि उसमें कितनी प्रतिबिंब बनेगी। मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है, एक मिरर है एक दूसरा मिरर है, अब दोनों के बीच में एंगल 45 बन रहा है, बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा। तो इसका इमेज बनाने का एक सिंपल फार्मूला है, नंबर ऑफ इमेज बराबर सीधे 360 बटे आपको एंगल थीटा कितना दिया हुआ है वो निकाल दीजिए। तो 360 बटे 45 कर दीजिए। तो 360 बटे 45 आप यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये 40, 8 मराते कटेगा, यानी कि यहाँ पे 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 8। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, किसी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए कोई भी रंग हो उसका अपवर्तनांक है जो सबसे अधिक होता है वह है बैगनी, और अपवर्तनांक है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इसका मतलब ये हुआ कि बैगनी का वेवलेंथ है सबसे कम होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए वेवलेंथ रेड का ज़्यादा है या फिर वायलेट का। तो यहाँ पे वेवलेंथ है जो रेड का ज़्यादा होता है वायलेट से, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। मैं फिर से बोल देता हूँ, यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस रंग का अपवर्तनांक अधिक है। देखिए जो अपवर्तनांक है वह बैगनी का सबसे अधिक है, और अपवर्तनांक है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ से। यहाँ पे बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इसका मतलब वेवलेंथ सबसे कम है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, वनस्पति तेल से वनस्पति घी किस विधि द्वारा बनाई जाती है। देखिए एक क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, एक प्रोसेस है हाइड्रोजिनेशन। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, उसी से वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है, हाइड्रोजिनेशन। इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो उसे हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया गैस बनाने की विधि, हैबर विधि। तो पहला तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अमोनिया गैस बनाने की कौन सी विधि है, तो हैबर विधि आपको ध्यान रखना है। इसमें जो कैटालिस्ट है उत्प्रेरक वह कौन होता है। तो इसमें जो कैटालिस्ट जो हम लोग यूज करते हैं वह करते हैं लोहे का चूर्ण। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा कांच का प्रयोग धूप चश्मे के लेंस बनाने में किया जाता है। देखिए कांच का प्रयोग धूप चश्मे के लेंस बनाने में जो प्रयोग होता है वह कांच है
क्रुक्स कांच को धूप चश्मे में यूज किया जाता है, जबकि फ्लिंट कांच है फ्रेंड्स उसे दूरबीन में यूज किया जाता है, दूरबीन। आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बोल रहा हूँ। और जो सोडा कांच है फ्रेंड्स उसको ट्यूबलाइट में यूज किया जाता है, ट्यूबलाइट बोल सकते हैं आप, या फिर आप इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो बोतल में भी इसका इस्तेमाल होता है सोडा कांच का। फ्लिंट कांच दूरबीन, क्रुक्स कांच है जो धूप चश्मे में, और सोडा कांच है जो ट्यूबलाइट और बोतल में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, साइंस का क्वेश्चन है केमिस्ट्री से। तो देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है एक कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4 हाफ H2O, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस पर वाटर को और मिलाते हैं तो बन जाता है CaSO4 2H2O। देखिए इसमें आधा मॉलिक्यूल है वाटर का, इसमें 2 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर हुआ है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस याद कीजिएगा हमेशा कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब आधा, जबकि जिप्सम होता है फ्रेंड्स वो होता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, यानी इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, H2O होते हैं। ठीक है, उसी तरह धोबन सोडा की बात करें फ्रेंड्स, तो धोबन सोडा जो होता है वो होता है Na2CO3 10H2O, जबकि हाइपो तो Na2H2O3 5H2O। जो हाइपो का फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो हो सके कि आपको एग्जाम में आने की इसकी प्रबल संभावना है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं जो ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कहीं ना कहीं कई बार कई एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन होते हैं, तो उसकी प्रबल संभावना होती है पूछे जाने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आप ऑप्शन में इसको मैच करा लीजिएगा। मैं क्या बोला, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो CaSO4 हाफ H2O, जिप्सम CaSO4 2H2O, धोबन सोडा की बात करें तो Na2CO3 10H2O, और हाइपो की बात करें तो Na2H2O3 5H2O। तो इसका राइट आंसर A का 2 हो जाएगा। देखिए A का 2 किसमें है, A का 2 इसमें और इसमें है। फिर B का आपका हो जाएगा 1, B का 1 इसमें है, B का 1 इसमें भी है। C का आपका हो जाएगा धोबन सोडा का, C का 4 हो जाएगा। देखिए C का 4 सिर्फ इसमें है, तो इसका राइट आंसर B हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी इसका राइट आंसर B हो गया। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम है वह है जो न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन, इसका राइट आंसर C होगा। जबकि जो नॉर्मल बम होते हैं वो परमाणु बम होते हैं, वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है। उसमें क्या होता है कि यूरेनियम है जो टूटता है, यूरेनियम 235 है और 92 इसका एटॉमिक नंबर, यह टूटता है, ब्रेकिंग होता है, और एक क्रिप्टन और बेरियम में टूटता है और प्लस कुछ एनर्जी निकलती है। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोजन बम होती है फ्रेंड्स उसमें क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन आपस में मिलकर के एक हीलियम का निर्माण करता है और इसमें बहुत सारा एनर्जी निकलता है। और ये जो हाइड्रोजन बम वाला जो सिद्धांत है वो अनकंट्रोल्ड है, इस चलते इसका भी ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बम है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है। इसमें 2 हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम बनाते हैं और साथ ही साथ बहुत ही इनॉर्मस अमाउंट में हीट और एनर्जी निकलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है। ठीक है, तो फ्रुक्टोज आप याद कर लीजिएगा हमेशा, फलों का मधुर स्वाद फ्रुक्टोज के द्वारा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। मानव शरीर का कौन सा अंग अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि का कार्य एक साथ करती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों का एक साथ कार्य करता है वह है अग्नाशय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44। देखिए मैं ये चीज़ आपको बता देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन पे यदि आपको कन्फ्यूजन होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर को मेंशन कर दीजिए और आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए वो आप लिख दीजिए। और इससे क्या होगा कि यदि आपको डाउट होते हैं तो आपके ही फ्रेंड्स आपको उस डाउट को क्लियर कर देंगे, या फिर वो क्लियर नहीं करते हैं तो फिर मैं भी इसका रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूंगा कि क्या इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप आराम से शांति से सारे प्रश्न को कीजिए और सारे प्रश्न को आपके दिमाग में होने चाहिए, ताकि यदि एग्जाम में वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वो क्वेश्चन गलत नहीं हो। और जो क्वेश्चन आसान क्वेश्चन यदि आप गलत नहीं करते हैं, सिली मिस्टेक नहीं करते हैं, तो आपका सिलेक्शन यहीं से हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन इस चलते नहीं होता है क्योंकि आसान क्वेश्चन गलती कर देते हैं। तो आसान क्वेश्चन को आपको गलती नहीं करना है और जो टफ क्वेश्चन है उसमें से आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन लगा देना है, आपका मेरिट यहीं से लग जाता है। ठीक है फ्रेंड, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो मैंने आपको ऑलरेडी 7 सेट करा दिए हैं। 7 सेट कराने का मतलब 700 क्वेश्चन, 700 क्वेश्चन, और मैं अप्रॉक्स हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको करा ही देता हूँ। तो 1400 क्वेश्चन तो मैं खुद कराया हूँ। तो 1400 क्वेश्चन में कई क्वेश्चन तो आपको खुद मैच हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर वो डायरेक्टली मैच ना करें तो उनके कंसेप्ट आपको मैच हो जाते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 44। ब्रिक प्रति मिनट औसतन कितना रक्त निस्पंद करता है? तो जो ब्रिक है वो प्रति मिनट है जो 125 मिलीलीटर है जो रक्त निस्पंद करता है। तो आप सोच लीजिए कि एक दिन में 24 घंटा में कितना रक्त निस्पंद होते होंगे। तो ये तो कैलकुलेशन है, तो जब आप निकालिएगा तो यहाँ पे 180 लीटर आ जाएगा। यानी आपका एक दिन में आपका जो ब्रिक है वो 180 लीटर रक्त निस्पंद करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जो ग्लूकोज कह रहा है C6H12O6। तो यहाँ पे देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछ रहा है। कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। तो इसका अनुपात 1:2:1। देख लीजिए 6, 12, 6। इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2:1। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी। देखिए यदि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप इस वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं, या फिर मैं यदि आपको किसी को लग रहा है मैं स्लो बोल रहा हूँ तो इस वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं। ऐसे में दोनों का ख्याल रखा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते थे कि सर आप बहुत स्लो बोलते हैं, तो मैं थोड़ा फास्ट बनने की कोशिश किया हूँ इस वीडियो में। और यदि जो लोग को यदि फास्ट लग रहा होगा तो थोड़ी वीडियो को स्लो कर दे सकते हैं, सेटिंग में जाकर के। यूट्यूब ऐसा फैसिलिटी आपको दे दी है, ठीक है। अब देखिए मिलान करना है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा हरी सब्जी से विटामिन ए मिलता है, यानी ए का 3, ठीक है। उसी तरह से विटामिन डी, तो फ्रेंड्स विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी आपको मछली का जो यकृत तेल है, लिवर ऑयल है, उससे मिलता है। तो बी का 4 होगा, ठीक है। इसके बाद विटामिन ई की बात करें फ्रेंड्स, तो विटामिन ई आपको मिलता है, वह मिलता है अंकुरित अनाज से, जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं। जैसे लोग क्या करते हैं, चना को भिगो करके रख देते हैं, उसे कपड़े में बांध देते हैं, उसके बाद में स्प्राउट अंकुरित हो जाता है, तो वो अंकुरित चना खाने से आपको विटामिन ई मिलती है। जबकि विटामिन के की बात करें फ्रेंड्स तो ये आंत पे उत्पन्न होता है, तो डी का 1 हो गया, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं विटामिन से क्वेश्चंस होते ही होते हैं। तो विटामिन, अब देखिए मेन मोटो क्या होता है, आप यहाँ पे विटामिन पर, ठीक है। तो विटामिन के सारे क्वेश्चन अपने जो नोटबुक में जो आप नोट्स बनाए हैं या फिर आपके पास जो बुक है उससे सारे क्वेश्चन तो आप देख लें। विटामिन का खोज किसने किया, विटामिन ए है जो कौन कौन से चीज़ों से मिलती है, विटामिन बी कौन कौन से चीज़ों से मिलती है, उसी तरह से विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है वो आप देख लीजिए, विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है, और विटामिन ए किसके डिफिशियंसी से होता है, और विटामिन ए में कौन कौन सा रोग होता है, सारा कुछ आप यहाँ पे कवर कर लीजिए। ये होता है रिवीजन करने का मतलब, और यहीं से आपका सिलेक्शंस तय माना जाएगा यदि आप इन सारे एक्सपेक्ट्स को आप देख करके पढ़ते हैं। ताकि विटामिन से कोई क्वेश्चन आए तो आप कर लीजिएगा। तो आप कुछ क्वेश्चंस को मत देखिए, क्वेश्चंस सेट इसलिए कराए जाते हैं ताकि आपको पता चले कि आपका तैयारी कितना है। सेट का कतई ये मतलब नहीं होता है कि आप सेट बना करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। सेट का मतलब होता है कि कौन से पोर्शन मेरा वीक है, कौन से पोर्शन मेरा अच्छा है, इस सेट से पता चलता है। और उसी अनुसार आप अपना तैयारी कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे उसे नोट कर लीजिएगा, और नोट करके अपने फिर नोटबुक में जाकर के या फिर अपने बुक में जाकर उस चीज़ों को देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। देखिए जीवाणु का खोज किसने किया। अब देखिए यहाँ पे जीवाणु का खोज पूछ रहा है यहाँ पे, तो आप जीवाणु का खोज किसने किया, विषाणु का खोज किसने किया, फिर इसके बाद आप स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, सारा कुछ, रेबीज का खोज किसने किया, रेबीज के टीका का खोज किसने किया, सारा कुछ आपको देख लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जीवाणु यानी कि जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया, जो अंग्रेजी माध्यम का स्टूडेंट है मैं बता दूं कि जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स जो बैक्टीरिया का खोज किया गया था वो ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, ल्यूवेनहॉक। जबकि फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे आपका लुईस पास्चर की, तो लुईस पास्चर हैं जो रेबीज का टीका बनाए थे, ये आप ध्यान रखिएगा, रेबीज का टीका। जबकि एडवर्ड जेनर हैं जो चेचक का टीका बनाए थे, चेचक का टीका, ठीक है। इसके बाद विषाणु यानी वायरस की खोज की गई थी, वह की गई थी इवान विस्की के द्वारा, विषाणु का, वायरस का खोज किया गया था।
तो आप यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं जो मैं चीज़ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बोल रहा हूँ। या फिर आप अपने नोटबुक में जाकर के आपको क्या करना है कि जीवाणु का खोज किसने किया है, बैक्टीरिया का खोज किसने किया है, रेबीज का टीका किसने बनाया, चेचक का टीका किसने बनाया, और बाकी जो भी कुछ टीके बने हैं उसके खोज किसने की है, उनका नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, निम्न में से किस यौगिक का प्रयोग कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन के लिए किया जाता है? देखिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए जो यूज किया जाता है फ्रेंड्स, वो किया जाता है AGI। यहाँ पे एल लिखा हुआ, एल नहीं आई कर लीजिएगा आप, AGI का यूज किया जाता है कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन के लिए। क्योंकि बात करें फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर सी हो गया। अब बाकी केमिकल कंपाउंड का भी हम लोग देख लेते हैं, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इसका महत्व है। तो फ्रेंड्स AgNO3, तो AgNO3 का जो यूज होता है वो होता है आपका, जब वोटिंग देने आप जाते हैं तो उसमें नीली स्याही जो आपके फिंगर में लगाई जाती है वो AgNO3 ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, जो मतदान स्याही है उसमें AgNO3 का प्रयोग किया जाता है। जबकि AgCl, यहाँ पे ए हटा दीजिएगा, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। AgCl की बात करें फ्रेंड्स, तो AgCl है जो फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में इसका यूज होता है, फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इसे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो प्राकृतिक रबर को उसे कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कार्बन इसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50, सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऑलरेडी BPSC में कई बार पूछा जा चुका है, तो बिहार दरोगा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि देखा गया है कि BPSC के कई प्रश्न बिहार दरोगा में डायरेक्टली मैच कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य था वह था हैदराबाद, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अपने विरोधियों के विरुद्ध किसने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो अपने विरोधियों के विरुद्ध जो लौह एवं रक्त का नीति का जो पालन किया गया था वल्वन के द्वारा किया गया था, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वल्वन। वल्वन है जो लौह एवं रक्त नीति का पालन किया था अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? जो बहिष्कृत भारत है उसका प्रकाशन किए थे BR अम्बेडकर साहब ने, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था? सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, देखिए यही इसी तरह के क्वेश्चन अब आपको पूछे जाने की संभावना है, क्रिएटिव क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो सल्तनत काल में जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था वह देवल था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एहोल अभिलेख की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, एहोल अभिलेख क्या जो पूछ रहा है कि रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो एहोल अभिलेख की रचना तो रवि कृति के द्वारा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है वो अबुल कलाम आज़ाद है, जबकि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपका इंतजार रहेगा आपके जवाब का, मेरे को इंतजार रहेगा आपका जवाब का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मोपला विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो मोपला विद्रोह के जो मुख्य नेता थे अली मुसलियार थे, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह मालाबार के तट, जो केरल है, केरल के मालाबार तट के निकट हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना। उसका नेता था अली मुसलियार। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58, तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया? कि तुजुक ए बाबरी का जो फारसी अनुवाद है वो किया गया था अब्दुल रहीम खान खाना जी के द्वारा, लेकिन किसने करवाया था? तो करवाया था अकबर ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सके तो पूछ दे कि तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद बनाने का आदेश किसने दिया था? तो अकबर दिया था, और किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस शासक ने वतापी कोंड की उपाधि धारण की थी? वतापी कोंड की जो उपाधि धारण की गई थी फ्रेंड्स वो की गई थी नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, रंजीत सिंह एवं किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य 1809 में अमृतसर की संधि? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। जो अमृतसर की संधि जो महाराजा रंजीत सिंह होती है और होती है मिंटो प्रथम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मिंटो प्रथम। ठीक है, क्योंकि उसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो 1807 से लेकर के फ्रेंड्स 1813 तक जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड मिंटो प्रथम था। ठीक है, तो अमृतसर की संधि हुआ है जो रंजीत सिंह और
मिंटो प्रथम के बीच में हुआ है, के मध्य में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिगेड आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा नहीं है? गांधी ब्रिगेड था, सुभाष ब्रिगेड था, नेहरू ब्रिगेड था, पटेल ब्रिगेड नहीं था। अब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड्स, वह हुई थी 1942 में। किसके द्वारा किया गया था? तो रास बिहारी बोस जी के द्वारा किया गया था। और उसके बाद इसकी कमान है जो सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी। तो ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए, यानी आज़ाद हिंद फौज में पटेल ब्रिगेड नहीं था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के राज दरबारी थे? पहली बात क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो जयदेव थे। और जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो वह थे लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। अब देखिए लक्ष्मण सेन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा हम लोग फैक्ट देखते हैं। तो लक्ष्मण सेन की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यह एकत्रित बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। जो एकत्रित बंगाल था उसका अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन था, ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान पहली बार हुनों का आक्रमण हुआ? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हुनों का जब आक्रमण हुआ था उस वक्त गुप्त शासक थे, वे थे स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त ने हुनों को मार भगाया था। काफी अच्छी रन हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं, अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष, सही है। ठीक है, पत्रिका और संस्थापक, आप आज मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ पत्रिका और संस्थापक, तो आप जाकर के अपने नोटबुक में या फिर अपने बुक में जाकर के इसको देखिएगा और सारा पत्रिका और संस्थापक आप पढ़ लीजिएगा। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष, सही है। मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय, ये भी सही है। इंडियन मिरर, मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी सही है। ठीक है, द लीडर, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं बल्कि मदन मोहन मालवीय थे, ये ध्यान में आपको रखना है। द लीडर मदन मोहन मालवीय, इसके संस्थापक लीडर के मदन मोहन मालवीय। मैं 2 बार से 3 बार बोल दिया, आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 65, किस व्यक्ति के नेतृत्व में वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई? आप ध्यान में रखिएगा, एक था आपका सिर्फ हिंदुस्तान, यहाँ पे रिपब्लिक एसोसिएशन, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना 1924 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। और ये किया गया था सचिंद्र सान्याल के द्वारा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। जबकि 1928 की बात की जाए फ्रेंड्स, तो 1928 में हुआ था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। 1928 में हुआ था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, यानी इसमें सोशलिस्ट शब्द है जो आगे लग गया है बीच में आकर के, बस। और इसका स्थापना हुआ 1928 में, जबकि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में। और 1924 में जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई वो की गई थी सचिंद्र सान्याल के द्वारा। जबकि 1928 में जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी वह की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 66, अंग्रेजों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो अंग्रेजों द्वारा प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी वो सूरत में की गई थी। और कब की गई थी ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा हुआ है, तो 1608 में है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, सिकंदर की सेना ने किस नदी के तट पर पहुंचकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था? देखिए सिकंदर की सेना है जो वो जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी से बिपाशा भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, तो बिपाशा नदी को पार करने से मना कर दिया था। और सिकंदर अप्रॉक्स यहाँ पे 19 महीना रहा था। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिकंदर है जो भारत में कितने दिन रहे? तो 19 महीने रहे थे। ठीक है, और उसका सैनिक है जो बिपाशा नदी पास करने से मना कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया। केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति, तो पूंजीगत प्राप्ति है फ्रेंड्स, उसमें जो शामिल नहीं होता है वह निवेश नहीं होता। बाकी आपका विनिवेश होता है, विदेशी ऋण भी होता है और आंतरिक बाजार उधार भी होता है। ये तीनों आपका है जो पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत शामिल होता है। जो पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत कौन शामिल नहीं होता है? तो वह निवेश नहीं शामिल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत कौन शामिल नहीं होता है? तो निवेश नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, आबिद हुसैन समिति का संबंध है एमएसएमई सेक्टर से, लघु उद्योग से। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि अभी गवर्नमेंट है जो एमएसएमई सेक्टर पे फोकस करके आत्मनिर्भर बनना चाह रही है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो लघु उद्योग से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करता है? तो जीडीपी में सबसे अधिक योगदान है जो तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर का है, ठीक है। जबकि यदि एम्प्लॉयमेंट की बात करें कि सबसे ज़्यादा जॉब्स कौन क्रिएट करता है, तो वो करता है प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर वाला सेक्टर। उसमें अप्रॉक्स 50% लोग हैं जो एग्रीकल्चर में इंडल्ज हैं, उसमें इन्वॉल्व हैं। जबकि जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान है वो टर्शियरी सेक्टर में है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? आपको बताना है कि इसमें डायरेक्ट टैक्स कौन कौन है। देखिए, तो निगम कर डायरेक्ट टैक्स है, बिल्कुल सही। आयकर भी डायरेक्ट टैक्स है, पूंजीगत लाभ कर ये भी है, और प्रतिभूति लेन देन कर, यानी इसमें राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी सभी हैं जो प्रत्यक्ष कर हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किसे जुड़वा घाटा कहा जाता है? देखिए, जुड़वा घाटा, राजकोषीय घाटा और चालू घाटा, चालू खाता घाटा को हम लोग बोलते हैं जुड़वा घाटा। जुड़वा घाटा किसे कहा जाता है? तो राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा को जुड़वा घाटा बोला जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग आर्थिक समीक्षा जारी करता है? तो आर्थिक समीक्षा है जो जारी किया जाता है फ्रेंड्स, वह किया जाता है आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा है जो आर्थिक समीक्षा जारी की जाती है, इकोनॉमिक सर्वे जारी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। देखिए आप सही कर पाते हैं नहीं, पहले तो आप इसका आंसर आप अपने से दिमाग में ले लीजिए कि इसका कौन सा आंसर होगा। तो पृथ्वी अपने कक्ष तल से कितने अंश का कोण बनाती है? देखिए, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये अपने एक्सिस से तो 23 डिग्री झुकी हुई होती है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि अपने कक्ष तल से, तो नीचे से कितना हो जाएगा? 90 माइनस 23 डिग्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66.5। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कक्ष तल से पूछा हुआ है तो 66.5, ठीक है फ्रेंड्स। वही अपने अक्ष से पूछो, अपने एक्सिस से पूछता तो हो जाता 23.5 डिग्री बस, ठीक है। ये आपको इसका ख्याल रखना है कि किससे पूछा हुआ, उसके आपको अक्ष से पूछा हुआ है या फिर उससे कक्ष तल से पूछा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्र को हम लोग कहते हैं विषय संबंधी मानचित्र। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप। संसार का सबसे अधिक आर्द्र यानी सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होता है? तो एवरेज रेनफॉल की बात किया फ्रेंड्स, तो एवरेज रेनफॉल सबसे ज़्यादा जो होता है वह होता है दक्षिण अमेरिका में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। जबकि यदि सबसे ज़्यादा बारिश कोई एक प्लेस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मानसून राम होता है जो कि एशिया में है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज पूछा हुआ है सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप, तो ओवरऑल आपको बताना है, तो ओवरऑल में आपका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, ठीक है। जबकि यदि पूछता है कि सबसे ज़्यादा मतलब कोई एक जगह पे एक प्लेस पे पूछे तो मानसून राम, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, वो है 77। एक ही समय कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला को कहते हैं। तो एक ही समय कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को हम लोग कहते हैं सहभूकंपन रेखाएं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण जहाँ निछालन की ओर प्रवृत्त है वह कहलाती है। देखिए, जहाँ निछालन होता है वहाँ पे लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी। और लेटराइट मिट्टी में देयर इज एबंडेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, ठीक है, वहाँ पे आयरन ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड भी वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, यानी आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है लेटराइट मिट्टी में। और निछालन, यानी कि निछालन कहाँ होता है? तो लेटराइट मिट्टी में निछालन होता है, और एक किससे होता है? तो अधिक वर्षा के कारण होता है, भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम, यानी बताना है कि कौन से इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कौन है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा उत्पादकता के माध्यम से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वह होता है सागर, ठीक है। इसके बाद मैंग्रोव, इसके बाद झील, इसको झील नहीं लिखा हुआ, झील से कर लीजिएगा, फिर घास के मैदान। इसका राइट आंसर सी होगा, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादनशीलता के माध्यम से यानी प्रोडक्टिविटी के माध्यम से बात करें, सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम समुद्र में होता है, उसके बाद मैंग्रोव में होता है, उसके बाद झील में होता है, उसके बाद मैदान में होता है, ठीक है, घास मैदान में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। लोहा एवं इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मनी की तकनीकी सहयोग से लगाया गया है? तो जर्मनी
की जो सहयोग से लगाया गया था वो लगाया था राउरकेला में। तो बात करें फ्रेंड्स दुर्गापुर, तो दुर्गापुर ब्रिटेन के द्वारा लगाया गया था, ध्यान में रखना आपको। और भिलाई और बोकारो की बात किया तो ये यूएसएसआर यानी वर्तमान रसिया के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, दुर्गापुर ब्रिटेन, राउरकेला जर्मनी और भिलाई और बोकारो यूएसएसआर यानी रसिया के द्वारा, वर्तमान रसिया के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ने के लिए कौन सा धारा उत्तरदायी होती है? पश्चिमी यूरोप में जो उसका तापमान बढ़ने का मेन जो धारा जो उत्तरदायी होती है वो होती है गल्फ स्ट्रीम। तो इसका राइट आंसर बी होगा गल्फ स्ट्रीम है, जो वार्म करंट है। और वार्म करंट क्या करता है कि पश्चिमी यूरोप की तरफ उसका मूवमेंट होता है और उससे पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 82, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो सबसे ऊंची चोटी है कौन? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पाई कहाँ जाती है? तो माउंट एवरेस्ट पाई जाती है वह नवीन मोरदार पर्वत जो हिमालय का उसमें पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा यदि ऊंची चोटी की बात की जाए तो नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती है। ठीक है, और सबसे ऊंची पर्वत कौन है? वह है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है, आप उसकी हाइट कितनी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके जवाब का मेरे को इंतजार रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, दस्त एलूट मरुस्थल स्थित है। तो आज आप जाकर के मरुस्थल भी चेक कर लीजिएगा, सारा मरुस्थल कौन कहाँ है। तो दस्त एलूट मरुस्थल है वह फ्रेंड्स वह ईरान में। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चिली देख लीजिएगा, आटका कामा। ठीक है फ्रेंड्स, आटा कामा है ना चिली में। उसी तरह से और भी मतलब कि बहुत सारे आपको मरुस्थल मिलेंगे, सारे को आपको देख लेना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन अंतर्महाद्वीपीय निम्नलिखित देशों में से कौन अंतर्महाद्वीपीय है? ठीक है, अंतर्महाद्वीपीय किसको कहा जाता है? तो अंतर्महाद्वीपीय यानी इंटर कॉन्टिनेंटल, मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल कहने का मतलब एक देश है वह मान लीजिए एशिया में भी है और यूरोप में भी है, यानी दो महाद्वीप में है। ठीक है, तो वह हो जाएगा वह तुर्की। एक तो तुर्की है, तुर्की आपका एशिया में भी है और यूरोप में भी है तुर्की। और दूसरा जॉर्जिया। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अनुसार सी हो जाएगा जॉर्जिया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा स्थलरूप देश यानी लैंड लॉक। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि विश्व का सबसे बड़ा जो लैंड लॉक जो देश है वो हो जाएगा कजाकिस्तान। और देखिए कजाकिस्तान जो 5 देशों से सीमा बनाता है। ठीक है, उससे जैसे चाइना हो गया, इसके बाद किर्गिस्तान हो गया, रसिया हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया और उज्बेकिस्तान हो गया। 5 देश से इसको अपना बाउंड्री बनाता है और यह एक लैंड लॉक यानी कि स्थलरूप देश है और सबसे बड़ा स्थलरूप देश है विश्व का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 86 है भारत वन रिपोर्ट 2019। जो भारत वन रिपोर्ट आई है उसके अनुसार बताना है आपको कि 3 सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य अवरोही क्रम, यानी आपको क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है। इस क्षेत्रफल के अनुसार आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कौन से राज्य, 3 राज्य हैं जिनके पास वन है। तो जो क्षेत्रफल के अनुसार बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा वन है वह मध्य प्रदेश में है, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद आपका फिर छत्तीसगढ़ में। तो मध्य प्रदेश फर्स्ट है, आप इसे नोट कर लीजिए। सेकंड अरुणाचल प्रदेश और थर्ड है छत्तीसगढ़ है। ये किससे एरिया वाइज मैं बोल रहा हूँ, एरिया वाइज मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एरिया वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। एरिया वाइज सबसे अधिक कौन है? तो मध्य प्रदेश है, उसके बाद सेकंड नंबर अरुणाचल प्रदेश है और थर्ड नंबर छत्तीसगढ़ है। अब बात करें हम फ्रेंड्स परसेंटेज वाइज, मान लीजिए कि एरिया है, ठीक है, तो इसमें कितना परसेंट, मान लीजिए कि बिहार है तो बिहार में कितना परसेंट आपका फॉरेस्ट है। मान लीजिए यूपी बड़ा है तो यूपी का टोटल एरिया का कितना परसेंट है, यानी परसेंटेज वाइज देखिए यदि, तो परसेंटेज वाइज वन देखें तो आप लिख लीजिए परसेंटेज वाइज जो डाटा है वह सबसे पहला जो है मिजोरम है। ठीक है, सेकंड नंबर अरुणाचल प्रदेश है, यानी कि एरिया वाइज भी अरुणाचल प्रदेश और परसेंटेज वाइज भी सेकंड नंबर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद फिर मेघालय है, आप नोट कर लीजिए मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय परसेंटेज वाइज। जबकि फ्रेंड्स हम बात करें इसमें तीसरा क्वेश्चन जो आ सकता है वो आता है कि सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला राज्य जो प्रीवियस साल यानी पिछले साल से, ऐसे तो वन रिपोर्ट आता है वह आपका रिलीज होता है हमेशा 2 साल पर। ठीक है, तो पिछले साल के मुकाबले, प्रीवियस ईयर के मुकाबले सबसे ज़्यादा जो इंक्रीमेंट हुआ है, वृद्धि हुआ है, वह कर्नाटक में हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, कर्नाटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87, टुड्रा एवं शीत
प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है? जो टुंड्रा है और शीत प्रधान क्षेत्र की जो वनस्पति उसको हम लोग कहते हैं क्रायोफाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो डी हो जाएगा। जबकि हेलोफाइट की बात करें तो हेलोफाइट यहाँ पे जो नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति है, ठीक है। जबकि यहाँ पे लियोफाइट, तो लियोफाइट जो है कि कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को लियोफाइट कहते हैं। और जीरोफाइट की बात करें तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति है। जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति उसको जीरोफाइट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कलोल तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये कलोल तेल क्षेत्र और अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, यह है अंकलेश्वर भी आप याद कर लीजिएगा। कलोल और अंकलेश्वर तेल क्षेत्र वो है जो गुजरात में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, गुजरात। और उसी तरह से बात करें फ्रेंड्स, असम में क्या है? डिगबोई, आपको भी ध्यान रखना है, डिगबोई असम में है। और बॉम्बे हाई है जो, वो है आपका महाराष्ट्र में, बॉम्बे हाई, ठीक है। जबकि हम बात करें कुछ और जो राजस्थान में भी तेल क्षेत्र हैं, जैसे सरस्वती, ठीक है, ऐश्वर्या, ये दो हैं जो राजस्थान में, आप नोट कर लीजिए। मैं आपको पहले बताया कि गुजरात में कलोल और अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है, ठीक है। असम की बात करें तो असम में डिगबोई है और महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई है, ठीक है। और एक उसी तरह से राजस्थान की बात करें फ्रेंड्स तो राजस्थान में सरस्वती है और ऐश्वर्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89। बिहार से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरता है? देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग एक है, वह है जो इलाहाबाद से हल्दिया जोड़ता है। तो इलाहाबाद से हल्दिया से जोड़ता है तो उसमें बिहार का ही एक उसमें पार्ट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, संता अना स्थानीय हवाएं कहाँ चलती है? देखिए संता अना जो स्थानीय हवाएं हैं फ्रेंड्स, वह शुष्क हवाएं हैं, ठीक है। यह शुष्क हवा है, ठीक है। और यह चलता है कहाँ? तो यह चलता है कैलिफोर्निया में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्योंकि हम बात करें कुछ और हवाएं जो लोकल विंड्स हैं, तो जैसे अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना का जो लोकल विंड्स है जोंडा, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप हो सकता है कि पूछ दें कि जोंडा जो स्थानीय हवाएं हैं कहाँ चलती है? तो अर्जेंटीना में। जबकि वही बात करें हम चिनूक की, देखिए चिनूक भी काफ़ी प्रसिद्ध है। चिनूक हेलीकॉप्टर भारत लिया है यूएसए से। तो चिनूक एक हवा है, स्थानीय हवा है, आपको ध्यान रखना है। चिनूक क्या है? तो एक स्थानीय हवा है, कहाँ का है? यूएसए और कनाडा का। यूएसए और कनाडा का चिनूक एक स्थानीय हवाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91। गंगा के दक्षिण भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? जो गंगा का दक्षिणी भाग है उसमें जो जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, उसका नाम है करेल केवाल मृदा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्योंकि हैदराबाद की बात किया फ्रेंड तो राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, लखनऊ में तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, और वही दिल्ली में तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो मैंने आपको सारा कुछ करा दिया। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, ब्राज़ील को कहवा के बागों को क्या कहते हैं? ब्राज़ील के कहवा के बागों को फेजेंडा कहते हैं। जबकि फ्रेंड्स यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह है कि विश्व में कहवा का जो पात्र है ब्राज़ील है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में ही कहवा होता है, कॉफ़ी होता है। विश्व की कहवा की मंडी, यानी विश्व की कहवा की मंडी बोला जाता है उसको साओ पोलो कहा जाता है, साओ पोलो। विश्व में कहवा की मंडी साओ पोलो कहा जाता है। और विश्व में कहवा का पात्र है जो ब्राज़ील है, और सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन होता है वो ब्राज़ील में होता है। और ब्राज़ील के कहवा के बागों को हम लोग क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए यहाँ पे आपको, ठीक है। मैं फिर से बोल देता हूँ, ब्राज़ील के कहवा के बागों को हम लोग फेजेंडा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विश्व की कहवा मंडी है जो विश्व की कहवा मंडी साओ पोलो को कहा जाता है। तीसरा, सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी है यानी कहवा है जो उत्पादन करने वाला देश है वह है ब्राज़ील है, ठीक है फ्रेंड्स। और विश्व में कहवा का पात्र है जो ब्राज़ील को ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक, तो ये कार्ल रिटर थे। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, 95 भी है। प्रकाश द्वारा पौधे में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन ए का होता है, और एक और विटामिन ए का होता है और कैरोटीन का होता है। दो होता है जो पौधे में विटामिन का निर्माण होता है प्रकाश के द्वारा, लाइट के द्वारा, विटामिन ए और कैरोटीन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, विटामिन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, पोषण स्तर
में कितने प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण स्तर में जाती है। देखिए जो ट्रांसफर होता है, जैसे मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, प्लांट में जो एनर्जी मान लीजिए 100 जूल है, ठीक है, तो उसमें जो हार्बिवोर है यानी जो शाकाहारी उसको खाएगा तो 100 जूल का मात्र उसको 10 जूल से मिलेगा, ठीक है। और वो 10 जूल, अब मान लीजिए कोई कार्निवोरस है जो हार्बिवोर को खा जाता है, तो 10% का उसको 10% मिलेगा, यानी 1 जूल उसको मिलेगा। सोच लीजिए, यानी कि 90% है जो खुद है जो उस बॉडी के द्वारा ही उपयोग कर लिया जाता है, और मात्र 10% ही ट्रांसफर हो पाता है एनर्जी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, 10% ही ट्रांसफर होता है अगले पोषण स्तर में, नेक्स्ट लेवल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य जो संक्रमण का क्षेत्र क्या कहते हैं। देखिए एक इकोसिस्टम 1 है, इकोसिस्टम 2 है। जो ए आपका जो यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है उस क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है, इकोटोन, इकोटोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा डी, इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित किरणों में से किसकी भेदन, इसको भेदन क्षमता यानी पेंट्रेटिंग पावर, किसका पेंट्रेटिंग पावर सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा पेंट्रेटिंग पावर है गामा रे का, उसके बाद बीटा रे का, उसके बाद फिर आपका है अल्फा रे का। ये सबसे ज़्यादा गामा रे, फिर बीटा रे, फिर अल्फा रे। तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो पेंट्रेटिंग पावर और भेदन क्षमता है वह गामा का हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, बानेर घट्टा राष्ट्रीय पार्क। तो बानेर घट्टा जो राष्ट्रीय पार्क है वो बंगलुरु में है। तो इसका राइट आंसर ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिला करके देख लेंगे हम लोग, ए का 2, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जल्दापारा, जल्दापारा जलपाईगुड़ी जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ पे है। तो बी का ए, देखिए बी का ए किसमें है, बी का ए इसमें है, बी का भी ए इसमें भी है। अब देखिए टाडोबा राष्ट्रीय पार्क, तो टाडोबा राष्ट्रीय पार्क फ्रेंड्स वह चंद्रपुर में है, ठीक है। चंद्रपुर कहाँ में है, तो चंद्रपुर महाराष्ट्र में, ये भी आप लिख लीजिए कहीं नोटबुक में, चंद्रपुर कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। जबकि नावेगांव राष्ट्रीय पार्क, तो नावेगांव राष्ट्रीय पार्क है जो भंडारा, ये भी महाराष्ट्र में है। तो ए का आपका हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 4। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम लोग मैथ का डिस्कशन कर लेंगे। मैथ का कुल 20 प्रश्न लगभग होंगे, तो सारे को मैं अच्छे से डिस्कस करा दूंगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मैं अगले जो सेट है, जैसे सेट नंबर 9 है, सेट नंबर 10 है, जल्दी उपलब्ध करा दूंगा। और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि सेट को हम मतलब कि पहले मेरे डिस्कशन से पहले ही बना लें, तो आप उसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक भी दिया हुआ है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो 21 वर्ष से हटाकर के 18 वर्ष जो की गई है मतदान करने की आयु, तो वह की गई थी 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए, अब मैं आपको कराने वाला हूँ मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है। यदि कोई परिवार चीनी पर अपने व्यय को अपरिवर्तित रखना चाहता है तो चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। यानी क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि पहले 100 रुपया में 100 kg चीनी मिलता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, यानी कि अब इसका दाम 125 रुपये हो गया है 100 kg चीनी का। अब क्या कर रहा है परिवार, वो परिवार कह रहा है कि देखिए हम मेरे पास 100 रुपया है, ठीक है, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा उसे, तो चीनी की खपत कम करना पड़ेगा। तो आपको पूछ रहा है कि कितनी % चीनी की कम खपत करनी पड़े। तो फ्रेंड्स अब देख लीजिए कि 100 रुपये में उसको कितनी चीनी मिलेगी, 100/125 गुने 100 करिएगा तो 80 kg इसको चीनी मिलेगी। अब सोच लीजिए कि पहले 100 kg मतलब चीनी यूज करता था, अब 80 kg इसको चीनी मिल रहा है, तो उसको कितनी % की कमी लानी पड़ेगी, तो उसको 20% की कमी लानी पड़ेगी खपत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आप देख लीजिएगा, उसको 20% वाला टिक सही मार लीजिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि की जाती है। मान लीजिए कि कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, उसका लंबाई और चौड़ाई में 20% और चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाती है। तो पूछ रहा है कि उस आयत के क्षेत्रफल में कितनी % की वृद्धि होती है। देखिए इसका एक सिंपल फार्मूला आप ध्यान में रखना है, उस फार्मूला के यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि का एक फार्मूला ही है कि लेंथ में कितनी वृद्धि हुई, कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई वो लिख दीजिए, बाई ब्रेथ में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई वो लिख दीजिए, प्लस लेंथ में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई गुना ब्रेथ यानी कि चौड़ाई में कितनी % की वृद्धि हुई, उसको दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दीजिए और बाकी वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा। आपको 50% उसका ओवरऑल उसके रेक्टेंगल के उसके एरिया में इतना वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50%, ठीक है।
तो आप देख लीजिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए और बी का औसत आयु 30 वर्ष है, ए प्लस बी बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 30, और इस तरह बी और सी का औसत आयु 26 वर्ष है। तो ए और सी की आयु का अंतर पूछ रहा है। देखिए ए और बी का औसत आयु, औसत कहने का मतलब क्या होता है, ए और बी की औसत आयु, इसका मतलब ए और बी दो लोग हैं, तो ए प्लस बी बटे 2 बराबर 30 है, यानी ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, जब 2 इधर आएगा तो उस तरह से बी प्लस सी का भी औसत आयु 26 वर्ष है, यानी बी प्लस सी बटे 2 बराबर 26, तो बी प्लस सी बराबर 52 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि ए और सी का जो एज है उसका डिफरेंस आपको बताना है। तो आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि यदि इक्वेशन इसको 1 मान लें, यदि इक्वेशन को 2 मान लें और इक्वेशन 1 को घटा दें, इक्वेशन मतलब 1 में 2 को घटा दें, तो ए प्लस बी बराबर 60 और बी प्लस सी बराबर 52 लिख सकते हैं। और नीचे हम लोग घटा सिंबल देते हैं घटाव का, तो घटाव का सिंबल देंगे तो माइनस बी हो जाएगा, और प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा और ए माइनस सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यही तो हमसे पूछ रहा है कि ए और सी का उम्र का मतलब कि डिफरेंस बताइए कितना होगा, तो ये 8 वर्ष होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो 8 ईयर हो जाएगा। ठीक है, हम किए क्या, बस दोनों इक्वेशन को मतलब कि बस इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दिए, तो ए माइनस सी मेरा आ गया जो पूछ रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। 60 लीटर किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, यानी 60 लीटर, यानी कि इसका मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि आपका 40 लीटर आपका यहाँ पे मिल्क है, ठीक है, और 20 लीटर आपका पानी। अब क्या कह रहा है कि इसका अनुपात 1:2 हो जाए, कितना इसमें पानी और मिला है, तो अभी मिल्क इसमें तो 40 है, 40 और इसको करना 80 है, तभी तो इसका अनुपात 1:2 हो जाएगा, पलट जाएगा। तो अभी 20 लीटर पानी है, तो इसमें 60 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी 60 लीटर। देखिए ये सब काफ़ी आसान प्रश्न है, ये सब आप आराम से कर लेंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, उस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, तो ये भी आसान प्रश्न, आप इसे कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। देखिए मैं इसका सॉल्यूशन का जो पीडीएफ है, जो मैं सॉल्यूशन इसका बनाया हूँ, उसका पीडीएफ को आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा। आप वहाँ से ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, और पहले आप खुद से बनाइएगा और इसके बाद इसका हेल्प लीजिएगा। ठीक है, तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, काफ़ी स्टेप बाय यहाँ पर सोल्व किया हुआ है सारे क्वेश्चन को। ठीक है, जब बोर्ड वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तो उसको भी यहाँ पर सोल्व किया गया है, काफ़ी आसान क्वेश्चन, इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए कुछ। तो मैं यहाँ पे जैसे आपको कुछ क्वेश्चंस करा भी देता हूँ, जो क्वेश्चन टफ है, बाकी क्वेश्चंस का सिर्फ आंसर आपको बोल देता हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो बोर्ड वाला है, आप बना लीजिएगा इसको आसानी से, ये हर कोई बना सकता है इसे आसानी से, इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चंस में। ठीक है, फिर पाइप वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो मैं सबका आंसर आपको बता देता हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वह हो जाएगा 12 किलोमीटर। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है फ्रेंड्स वह हो जाएगा 3.1/3 घंटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, जैसे 8 का देखिए साइन स्क्वायर 38 प्लस कॉस स्क्वायर 38। देखिए बहुत लोग डर जाएंगे, कॉस साइन 38 का वैल्यू मेरे को पता नहीं है, कॉस 38 का मेरे को वैल्यू पता नहीं है। देखिए एक सिंपल क्वेश्चन था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ पर थीटा साहब कोई मतलब ही नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से tan 70, तो इसमें जो फॉर्मूला जो इस जगह मैं आपको बता देता हूँ, tan a प्लस b बराबर होता क्या है, tan a, ठीक है, प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, क्योंकि आपको डिटेल में आपका इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, इसके पीडीएफ में आप देख लीजिएगा। तो जो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स, वह इसका आंसर होगा, वह हो जाएगा 2 tan 50 प्लस tan 20, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे यह है कि एंगल ओ ए बी 20 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, उस तरह से एंगल ओ सी बी दिया हुआ है, वह दिया हुआ है ओ सी बी भी दिया हुआ है 30 डिग्री। तो पूछ रहा है कि एंगल आपको निकालना कौन सा, ए एंगल आपको निकालना। देखिए यहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हैं, यदि ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपका कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये आपका दोनों एडजसेंट साइड जो इक्वल होते हैं, तो दोनों कोण भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 20 तो ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे ओवरऑल एंगल कितना हो गया, 50 हो गया, ये वाला एंगल 50 हो गया। तो अब पूछा कि सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, तो जब सर्कमफेरेंस पे यदि 50 बनता है तो सेंटर पे उसका डबल हो जाता है, 100 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 100। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स
कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, उसमें एक का लेंथ 126 मीटर दिया हुआ है और कर्ण और भुजा एक जो दूसरा भुजा उसका डिफरेंस है जो 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको यदि x मानते हैं तो x माइनस 42 है। ठीक है, अब इसमें पाइथागोरस आप लगा दीजिए। तो पाइथागोरस लगाने में क्या लगेगा, जो आपका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर आपका 126 का स्क्वायर प्लस x माइनस 42 का होल स्क्वायर। तो आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब करके आपको बता दिए हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 126 का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 का होल स्क्वायर। इसको आप एक्स को सोल्व कीजिएगा तो एक्स का आंसर 210 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कहता है एक्स प्लस 1/x बराबर 3 है, तो कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 1/x और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए दिमाग से और उसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है एक्स प्लस 1/x बराबर 3 बस, और मेरे को कुछ नहीं पता है, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, एक्स ऊपर से कॉमन ले लेते हैं और एक्स नीचे भी कॉमन ले लेते हैं। तो यदि एक्स यदि ऊपर कॉमन लेते हैं, एक्स नीचे भी कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इधर नीचे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और -1 हो जाएगा प्लस 1/x और एक्स काट देते हैं। अब कहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। ठीक है, और इसको हम लोग लिख देंगे 1/x को इधर ले आते हैं, तो x प्लस 1/x -1। अब x प्लस 1/x का वैल्यू 3 दिया हुआ है, इसको पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वो आंसर आएगा आपका 7/2। आप इसे आराम से देख लीजिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करके क्लियर आपको पता चल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है आपको ब्लड रिलेशन का, और फिर आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, वो आप आसानी से कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर सी हो जाएगा पोता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, माउंटेन है, तो माउंटेन को ऐसा लिखा जा रहा है। देखिए इसमें क्या है खास बात, और फिर मास्टर माइंड को क्या लिखा जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ क्या लिखा जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माउंटेन MO, देखिए M से N, ठीक है, O से P, उस तरह से इसका मतलब कि रिवर्स हो रहा है, ठीक ना, और एक आगे आ रहा है। तो उसी तरह से मास्टर माइंड का क्या हो जाएगा देख लीजिए, तो MA, M का N हो जाएगा, A का B हो जाएगा, उससे S का T हो जाएगा, T का E हो जाएगा। उसी तरह से मतलब आप करके इसका आंसर ला सकते हैं, काफ़ी आसान है, इसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा B। ठीक है, आप इसे आराम से बनाइएगा, काफ़ी आसान प्रश्न है। ठीक है, और देखिए ये आपका 68 रेशियो 100 56 बराबर क्या आएगा। देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, जुड़ेगा तो 100 आएगा। उसी तरह से 5 का स्क्वायर कीजिए प्लस 6 का स्क्वायर कीजिए, तो 25 प्लस 6 का 36, तो यहाँ कीजिएगा तो 61 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा C 61। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि देखिए यहाँ पे एक जैसे ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे क्या करा कि किसी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 8:45 दिखाई दे रहा है, तो घड़ी का वास्तविक टाइम क्या है। देखिए यदि वास्तविक टाइम दे दे और पूछे दर्पण में उसका क्या टाइमिंग होगा, या फिर दर्पण में टाइम दे दे और वास्तविक टाइम पूछे, तो उसका एक ही फंडा है कि आपको 11:60 यानी 12 बजे से आपको घटाना नहीं, 11:60 से आपको उस दिया हुआ समय घटा दीजिएगा। ठीक है, तो 11:60 से घटाइएगा तो क्या आएगा, 15 आएगा, और ये 3 आएगा, यानी 3:15। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 3:15 यानी ए। बस आपको ध्यान रखना है कि 11:60 से घटाना है किसी भी केस में। ठीक है, बस मिरर इमेज वाला प्रश्न हो तब, दर्पण वाला प्रश्न हो तब। अब देखिए यहाँ पे 45 व्यक्ति है, तो उसका नीचे से उसका रैंकिंग 32 है, तो बताइए आगे से रैंकिंग क्या है। काफ़ी आसान प्रश्न होता है, ये सब प्रश्न बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इससे इसका फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल स्टूडेंट बराबर होता क्या है, आगे से कितना नंबरिंग उसका है प्लस पीछे से उसका नंबरिंग -1। अब आपको टोटल स्टूडेंट 45 दिया हुआ है, आगे से नंबरिंग आपको बताना है, यानी इसको x मान लीजिए, और पीछे से नंबरिंग 32 दिया हुआ, -1 कर दीजिए, आपका x का आंसर आ जाएगा। यहाँ से मैं फिर से बोल देता हूँ, टोटल स्टूडेंट बराबर उसकी उस स्टूडेंट की आगे से संख्या, उस स्टूडेंट की पीछे से संख्या -1। आपको टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है, आगे से संख्या की बात करें तो भी आपको यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो उसको x मान लीजिए, और पीछे से संख्या 32 दिया हुआ है -1, फिर x आप सोल्व कर लीजिए। ठीक है, उसी तरह से फ्रेंड्स आपको फिर नेक्स्ट आएगा, वो आपका आएगा कि बताना है आपको कि जो 5 यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो 5 के नीचे कौन सा
अंक होगा। देखिए पहले तो मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ठीक है, और ये आपका 5 है, और ये 3 है, और 6 है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा टर्म आपको मैच कर रहा है, तो 3 आपका मैच कर रहा है, ठीक है। अब इसके क्लॉकवाइज हम लोग घुमा देते हैं, तो 3 के बाद क्या आता है, 4 आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है पहला में। सेकंड वाला में क्या आ रहा है, 3 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। अब इसको हम लोग ओवरलैप करा देते हैं, ठीक है, मिला लेते हैं। इसके बाद देखिए अभी दोनों रिवर्स हो जाएंगे आपस में, 4 का रिवर्स 5, 2 का रिवर्स 6। तो यदि पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में, पूछ रहा है कि 5 की ऊपरी सतह के निचली सतह पर क्या होगी, यानी 5 का रिवर्स क्या होगा, तो 5 का रिवर्स 4 होगा। यदि क्वेश्चन में 6 का रिवर्स पूछता तो 2 हो जाता। अब मैं किया क्या कि जो भी कॉमन होता है उसको मैंने पहले पकड़ लिया और उसके बाद क्लॉकवाइज मूवमेंट उसको करा दिया। तो आपको भी यही करना है, जैसे 3 4 2 क्लॉकवाइज मूवमेंट, 3 5 6 क्लॉकवाइज मूवमेंट, और उसके बाद जो सामने सामने जो आएगा वही उसका अपोजिट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने ऑलरेडी आपको सारे क्वेश्चन करा ही दिए। तो यदि आपको अभी भी कुछ दिक्कत हो रही है कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में, तो आप उसका सॉल्यूशन देखिए। यदि उस पर भी यदि सॉल्व ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं अगले बार और कुछ बेहतर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।